Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US Classes. Or in this video we will discuss about types of matrices, but before that firstly I will discuss equality of matrices. Okay, equality of matrices. It means when two matrices are equal, यानी कि इसका मतलब कि कब दो matrices equal होते हैं. तो definition is two matrices are said to be equal if and only if number one, order must be same, and the second, corresponding elements आर इक्वल. ओके, यानी कि दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कह सकते हैं. नंबर वन, उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए. नंबर वन, ऑर्डर सेम होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सेकेंड थिंग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ओके, इन अदर वर्ड्स सपोज दैट वी हैव टू कंसीडर वन मैट्रिक्स 1 2 3 4 लाइक दिस. ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू नो डाउट 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है. कैसे हो सकता है? ऑर्डर तो ऑब्वियसली सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है, और आपका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो भी इक्वल है. देन दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल. अब बात आती है कि इस डेफिनेशन का यूज हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे यहाँ पर बड़ी आसानी से. सपोज A3V4 is equal to -5x 9 and y. Then find A, B, x and y. ये हमें फाइंड आउट करना है. We easily observe that because of order of these two matrices are same and these two matrices are equal, so we can compare the corresponding elements. So on comparing, A equal to -5 हो जाएगा आपका, V इक्वल टू 9, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयर करते हैं. X के प्लेस पर आप ऑब्जर्व करिए 3 पुट करेंगे हम लोग, तो X इक्वल टू 3 एंड Y के प्लेस पर 4. ओके, और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर ए बी एक्स वाई की जो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट की हैं बाई कंपेयरिंग, अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या होगा. ए के प्लेस पर -5 पुट करिए, बी के प्लेस पर 9 पुट करते हैं हम यहाँ पर, एक्स के प्लेस पर 3 पुट करिए यहाँ पर, और वाई के प्लेस पर 4 पुट करिए. तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो सिंपल सा हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम एक्स वाई और ए बी की क्या वैल्यूज लेट करें या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करें जिससे कि हमारे जो दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हो जाए. तो आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है ना. सेकेंडली, नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको करने के लिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए. सपोज और इफ 2 3x y, दिस इज वन मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा -1 2. ठीक है ना, ये मैट्रिसेस आपको इक्वल दिए गए. फाइंड x y अल्फा एंड बीटा, ये फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है ना, बड़ी आसानी. तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि हम x y और अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें. x y के प्लेस पर कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर सकते हैं, बट इसका ऑर्डर जो है वो चेंज होने वाला नहीं है. यानी ऑर्डर जो है वो इसका आपका 4 × 1 ही रहने वाला है और इसका 2 × 2 रहने वाला है. और वी नो दैट कि इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स वाई अल्फा एंड बीटा, ऑर्डर विल बी इक्वल ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, यानी इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है. तो फॉर दैट it is not possible. Or what is not possible? We cannot find out the value of x, y, alpha and beta. For that these two matrices are equal, यानी ये दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे. तो ये तो हमारा डिस्कशन था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का. बट ये जो वीडियो जिस वजह से मैं बना रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 रो मैट्रिक्स. ओके, रो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है यहाँ पर रो मैट्रिक्स. इफ अ मैट्रिक्स हैज
एग्जैक्टली वन रो, यहाँ पर वन मैथमेटिकली लिखता हूँ, वन रो, देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, यानी ऑर्डर जो इसका होगा मैट्रिक्स का वो डेफिनेटली क्या होगा, वन रो, और कॉलम्स आपका मोर देन वन पॉसिबल है। यहाँ पर इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे, बहुत आसान है। 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पर सपोज ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है एंड इट हैज ऑर्डर 1 into 4, यार इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 1 into 4। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, और उस रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा मस्ट बी 1 into n होगा, और n की जो वैल्यू है यहाँ पर आप समझ सकते हैं n जो है वो आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉसिबल है, बट जो आपका रो है वो 1 ही होगा, देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये आपका रो मैट्रिक्स का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। क्यों हो गया ये रो मैट्रिक्स? बिकॉज ऑफ इट हैज एग्जैक्टली वन रो, यहाँ पर समझ सकते हैं। Similarly, we can define number second column matrix. कॉलम मैट्रिक्स को हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली वन कॉलम, सिंपल सी डेफिनेशन इसी तरह से इसकी है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो हम क्या कह सकते हैं उसको? कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। बड़ी आसानी से इसको हम समझेंगे। ऑर्डर जो इसका होगा m into 1 होगा, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर कंसीडर किया एंड द ऑर्डर इज 3 into 1 बिकॉज ऑफ दिस हैज वन कॉलम, सो इट इज कॉलम मैट्रिक्स। इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद नंबर थर्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, को हम बड़ी आसानी से लर्न भी कर लेते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ओके, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में सपोज दैट इफ अ मैट्रिक्स हैज m into n ऑर्डर, यानी किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m into n है, ठीक है ना। एंड m इज लेस देन n, m इज लेस देन 1 से n से मतलब हो जाता है, और उसमें जो रोज हैं वो कॉलम से अगर कम है देन इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आसानी से अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 into 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज जो हैं ये रोज हो जाएगा आपका, और ये कॉलम्स हो जाएंगे, और रोज जो है वो कॉलम से लेस है, सो दैट्स वाई इट इज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है इसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स का। छोटी छोटी सी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, इसको बड़ी आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। नंबर 4 होगा आई थिंक, क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसी में बताता हूँ। सपोज दैट इफ अ मैट्रिक्स हैज m into n ऑर्डर एंड n स्मॉलर देन m और m ग्रेटर देन n, किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यानी n यानी कि वर्टिकल का मतलब होगा कि जो n है हमारे वो अगर रोज से लेस है, ठीक है ना, यानी m से लेस है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं हम यहाँ पर 2 3 4 5 एंड 6 -9, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, और आसानी से ऑर्डर क्या है हमारा, ये 3 रोज है और कॉलम्स 2 है। ये हमारा रो हो जाएगा और ये कॉलम्स हो जाएगा। आसानी से समझ सकते हैं कि कॉलम इज लेस देन रो, यहाँ पर कॉलम जो है वो रो से लेस देन है, सो इट इज कॉल्ड कॉलम सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर बड़ी आसानी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी। नेक्स्ट आपका आता है इसी तरह से जीरो मैट्रिक्स। नंबर 5 आई थिंक नंबर आता है जीरो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0, अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है? जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पर इसका ऑर्डर आसानी से समझ सकते हैं, 2 into 3 हो जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स को आपको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आता है नंबर 6 आई थिंक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये नंबर 6 हो जाएगा आपका। बड़ी आसानी से समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। यहाँ पर स्क्वायर में क्या होता है, वी नो दैट इन स्क्वायर लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल होती है आपकी। इन ए रेक्टेंगल इफ लेंथ इक्वल टू ब्रेथ देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ में मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑब्वियसली जो लेंथ और ब्रेथ होता है वो उसका रोज और कॉलम होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इफ अ मैट्रिक्स हैज
इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 2 2 कर लिया, 2 - 3 5 6, ये 2 ऑर्डर का आपका, 3 ऑर्डर का अगर लिखना है हमें 2 3 5 6 7 9 -1 0 3, ये आपका 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 1 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड। जैसे हमने कोई एलिमेंट लिखा है यहाँ पर -2, बड़ी आसानी से, तो ये 1 × 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। सेकंड थिंग मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सपोज दैट, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने सर 3 × नहीं लिखा है यहाँ पर, कुछ भी इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑर्डर जो 3 का मीन्स हो जाएगा कि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स का ये क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 × 2। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्क्वायर वर्ड हो गया है, तो दैट मीन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया आपका। इसी के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही मैं आपको थोड़ा सा डिटरमिनेंट को इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली वैसे तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, जो कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स के आगे चलकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपका डिटरमिनेंट्स का थोड़ा सा यूज है, तो इसलिए मैं जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिटरमिनेंट्स आपका क्या होता है। आपने देखा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद मैंने रिकॉल किया है डिटरमिनेंट्स, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, तो डेफिनेटली यस, ये रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है वो यहाँ पर आप देखेंगे। इसको क्या रिलेशन है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर 2 3 4 5 एक मैंने कोई क्या किया, यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ठीक है ना। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन के बीच में लिख देता हूँ, ये वाले हमने ब्रैकेट हटा के यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स लगा दी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए या डिटरमिनेंट ए, इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इन शॉर्ट जो आपका नोटेशन होता है वो ये रहता है, इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब ये क्या इसकी डेफिनेशन या किस तरह से होता है, तो जो आपका डिटरमिनेंट है उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एसोसिएट और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट की डेफिनेशन हो जाती है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो जाता है उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम, अब बात आती है कि इसको हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो रूल है, जो पैटर्न है वो क्या है आपका, जैसे 2 का मल्टीप्लाई आप देखिए, फर्स्ट जो हमने एलिमेंट लिया उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस किया तो 2 5 10 माइनस, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देते हैं 12, तो ये आपका -2, यानी जो डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी -2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, और इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर समझना है, सपोज दैट हियर वी हैव टू कंसीडर ABCD इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डेफिनेटली दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है आपका डिटरमिनेंट ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए का डी के साथ मल्टीप्लाई माइनस बी का सी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि आपका AD - BC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए। इसको यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। इसका यूज मैंने थोड़ा सा बताया और 2 ऑर्डर का ये आपको बताया सिमिलरली अगर इसी तरह से मुझे 1 ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा, सपोज दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारा -2, अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये -2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो -2 ही रहने वाली है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट में 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो इसके अंदर जो वैल्यू होती है वही एग्जैक्टली उस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू हो जाती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अभी 3 ऑर्डर का मैं इसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ या इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ सफिशिएंट नॉलेज, बेसिक नॉलेज डिटरमिनेंट की आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत सारे टर्म्स अभी आगे चलकर आपको ऐसे मिलने वाले हैं जहाँ पर हम इसका थोड़ा सा यूज करते हैं। बाकी डिटरमिनेंट्स के बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 में, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, उसमें आपको जो है वो बताया जाएगा। ओके, ये तो बात हुई। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ नोट भी ऐड कर सकते हैं। नोट किस तरह के, नोट नंबर 1 कि जो आपका जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ओ
ऑब्वियसली वो ओ जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे अभी ध्यान आया कि मैं आपको बता दूँ, सपोज अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, और अगर हम इसको डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देते हैं इसमें, तो मैं आपको बताऊँ इट हैज नो मीनिंग, यानी इसका जो है कोई मतलब नहीं है। यानी जहां पर डिटर्मिनेंट की बात आती है वहां पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को रिकॉल करना है, क्योंकि जहां पर डिटर्मिनेंट है वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट की बात कर रहा था यहाँ पर कि अगर आपका कोई जीरो मैट्रिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जहां पर डिटर्मिनेंट की बात आती है वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर दिया गया है, ठीक है ना, और इस तरह से अगर दिया गया दिस वैल्यू इक्वल टू 0 बाई दिस प्रॉपर्टी, इसको भी आपको जो है वो याद रखना है। एंड द सेकेंड नंबर नोट, जो आपका सेकेंड नोट है वो किस तरह से होने वाला है, देखिए जरा, कि सपोज इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए अगर आपका 0 के इक्वल होता है, इट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपका ए है वो 0 के इक्वल होगा, यानी मैट्रिक्स जो है वो आपका 0 होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। और इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 1 2 एंड 0 0, ओके। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, ये आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट अगर हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो 1 2 0 0 इस तरह से लिखते हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस तो 0 माइनस 0 डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेंट ए 0 है, बट ए जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं है, या फिर जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसको भी आपको जो है वो याद रखना है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ अपने। इस वीडियो को पॉज करके आप सारा ये नोट भी कर सकते हैं उसमें आसानी से। नोट्स अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ जब आपकी मेमोरीज से ये सारी की सारी डेफिनेशन वीक होने लगेंगी, तो आपके पास अगर नोट्स होंगे तो उसको आप बड़ी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो। नंबर नेक्स्ट आता है आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 1 वी कैन से दैट सिंगुलर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये टर्म्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज किए जाते हैं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर यूज नहीं करते। इसके लिए कंडीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है अगर, तो वो क्या हो जाता है आपका सिंगुलर। और यहां पर अगर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, इसको आपको जो है वो याद रखना है पहली चीज। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना, जो नल मैट्रिक्स होता है आपका, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, यहाँ पर सारे टर्म्स हैं ये आपके। यहाँ पर मैं आपको एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A11, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है ना। एक 3 ऑर्डर का मैंने यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 एंड A33, ओके। यहाँ पर देखिए इसमें तो डायगोनल्स की बात होगी नहीं 1 ऑर्डर में, लेकिन इसमें देखिए ये डायगोनल्स है, यहाँ पर ये भी डायगोनल्स है और ये भी डायगोनल्स है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डायगोनल जो लेफ्ट टू राइट दिस डायगोनल, यानी A11 A22, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल्स या मेन डायगोनल्स कहते हैं, ओके। ये आपका जो डायगोनल है, इस डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका जो है। इसी तरह से सिमिलरली दिस वन, ये आपका प्रिंसिपल या मेन डायगोनल्स होता है। और इन प्रिंसिपल एंड मेन डायगोनल में आपको जरा ऑब्जर्व करिए जो आई और जे की वैल्यू होती है। देखिए फर्स्ट में भी ये भी आपका प्रिंसिपल और मेन डायगोनल इसको बोल सकते हैं हम 1 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर में ये हो जाएगा प्रिंसिपल और मेन डायगोनल, 3rd ऑर्डर में ये आपका हो जाएगा। और इन तीनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इन केस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल्स के उसमें आई इक्वल टू जे होगा, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, ओके, तो यहां पर Aij इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल
और मेन डायगोनल इफ आई इक्वल टू जे। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका यानी कि यहीं पर मैं इस डेफिनेशन को, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मैंने जो है वो इस तरह से रिकॉल कर दिया और इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कैन बी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है। अगर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर A11, A12 और A13 लिखा और A21 और A22 और A23 लिखा हुआ, तो इसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल जनरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसको भी आपको जो है वो याद रखना, ठीक है ना। ये तो बात हो गई आपकी इसमें यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर जो भी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल एक ही बात है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं, और मेन डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड या इज सेड टू बी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसको हम बड़ी आसानी से एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सपोज दैट एक हमने यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मुझे उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है तो उसको TRA करके लिखते हैं, और जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स का सम यानी 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। यानी ट्रेस ए क्या हो जाएगा आपका, वो 5 के इक्वल होगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 1 2 3 4 - 5 6 7 8 0, सपोज दैट, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 - 5 एंड 0। तो अगर मुझे ट्रेस बी फाइंड आउट करना है तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर 1 - 5 + 0, ऑब्वियसली आपका -4 यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं और ट्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ A इक्वल टू Aij इज एन एलिमेंट ऑफ a square matrix of order n, okay, and यहाँ पर Aij को डिफाइन कर लेते हैं, चलिए 2i² + 3j, इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, देन फाइंड ट्रेस, यानी ट्रेस है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हम जनरल मैट्रिक्स तो हम फॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एन ऑर्डर में जनरल मैट्रिक्स अगर हम फॉर्म्ड करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स तो पॉसिबल ही नहीं है आपके, क्योंकि डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूँ, सपोज दैट A11 A12 A13, आप समझ सकते हैं कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और शायद ये फाइंड आउट नहीं भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन वही हमारी जो ट्रेस की जो डेफिनेशन है, ट्रेस ए हो जाएगा, वो सम ऑफ A11 A22 जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका सम हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर हमें शॉर्ट नोटेशन भी लिखना हो तो वी कैन राइट I और I इक्वल टू 1 to n, यानी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई इसकी। ये ट्रेस ए कैसे लिखा होगा, ट्रेस ए की अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल्स आपके क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के A11 A22 A33 + डेट बिकॉज ऑफ दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो लास्ट हमारा एलिमेंट क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल का, वो nn हो जाएगा। इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें देखिए जरा, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, और ai की जो हमारी वैल्यू है वो 2i² + 3i हो जाएगी। यहाँ पर aij अगर 2i² + 3j है तो ai की वैल्यू जो हमारी क्या होगी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। सिग्मा की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं सिग्मा का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर, क्योंकि ये हर एक टर्म में आएगा, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं +3 सिग्मा i। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज से अगर आप रिकॉल करेंगे ये फॉर्मूले सीक्वेंस एंड सीरीज थे, तो आपके पास सिग्मा
एन स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता था वो n+1 2n+1/6 होता था, और सिग्मा एन जो है इज इक्वल टू n+1/2। तो बाई दैट फॉर्मूला वी कैन राइट 2 आपका यहाँ पर n+1 2n+1/6 और प्लस n+1/2, यहाँ पर 3 और लिखा हुआ है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं इसका, चलिए मैं कर देता हूँ कंप्लीट। n+1/2 कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2n+1/3 और प्लस ये 3, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व आउट कर सकते हैं n+1/2, और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 4n+2 + 3 3 = 9/3। दैट मीन्स n+1 4n+11/6। इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है आपका, ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ही चल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में मैं आपको बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स जो है, क्योंकि डायगोनल वर्ड यूज हो रहा है और डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपका जनरेट होता है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा। यस, वो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा। तो इसमें डेफिनेशन में ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 गामा, यहाँ पर एक हमने लिया। यहाँ पर आप देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर 0 है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इस डेफिनेशन को इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है, ये तो आपका थ्योरेटिकल होगी सारी की सारी डेफिनेशन, लेकिन अगर नोटेशन फॉर्म में लिखना हो तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जो नोटेशन होता है वो इस तरह से लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर m×n लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि aij यहाँ पर इस तरह से इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if aij equal to 0 if i is not equal to j, यानी कि जब आपके aij इक्वल टू 0 हो जाएगा जब i इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वी नो दैट जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें i और j जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये 3 ऑर्डर का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पर a31 a32 a33, तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आसानी से समझ सकते हैं, उसमें आई और जे आपके इक्वल नहीं है। और जब आई और इक्वल टू जे नहीं है तो वहाँ पर ए आई जे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन वी कैन से दैट इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका मैं नोटेशन भी बता देता हूँ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है। सपोज दैट ये आपका कोई आपका मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, डायगोनल अल्फा बीटा गामा ए इक्वल टू, यहाँ पर जो आपका है इस डायगोनल मैट्रिक्स का नोटेशन इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर कहीं पर डायगोनल अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो आप आसानी से समझ जाइए, क्योंकि डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं और डायगोनल एलिमेंट्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल है और उसके एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा। इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी बात हुई यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में डायगोनल मैट्रिक्स में और जनरेट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हो, ठीक है ना, मिनिमम, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हमें किस में फाइंड आउट करना है, आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, में यहाँ पर ऑर्डर n कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए जरा, अगर n ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, और उन n स्क्वायर में से अगर हम n को माइनस कर देते हैं, n माइनस क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब हमारा अगर हमारा n ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, जो कि 0 नहीं होंगे। तो वही मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए यहाँ पर वो सारे के सारे 0 होंगे। इस तरह से हम मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर n क्या है, हमारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सपोज दैट इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है,
3 है, तो 3 का स्क्वायर -3 यानी कि 9 - 3 यानी कि 6। ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हम आसानी से किसी में, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। अगर सपोज दैट कि अगर हम बीटा के प्लेस पर यहाँ पर 0 कर दें तब भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर अगर हम किसी भी, देखिए एक मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का नहीं बनता है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की अगर हम बात करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आप जीरो कर सकते हैं। ये डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो जब भी हमारा क्वेश्चन जनरेट होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज के लिए जनरेट होता है, ठीक है। जनरली हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज नहीं फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर हम बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, कि इसमें अलग अलग कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से आप मुझे बताइए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर ये ऑन ऑर्डर का है यहाँ पर n डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, और ये 0 और 0 ये +1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर फाइंड आउट करने हैं तो वी कैन यूज फॉर्मूला n² - 1, इसको मेमोराइज कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो वो n+1 हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ये टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो कैसे होता है, इसको आप समझिए। अगर किसी भी डायगोनल्स की, ठीक है ना, यहाँ पर मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि क्या होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो जरूर होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if all diagonal elements are इक्वल, ठीक है ना, सारे के सारे। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 ऑर्डर का लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे मुझे अगर 3 ऑर्डर का लिखना है तो अल्फा 0 0 0 0 अल्फा 0 और 0 0 अल्फा। यहाँ पर देखिए आप आसानी से देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है ना। अगर इसी तरह से मुझे 2 ऑर्डर का अगर सपोज दैट लिखना है तो अल्फा 0 0 अल्फा। यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह से बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, इसको भी ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में ये डायगोनल मैट्रिक्स टर्म जो है वो यूज किया है, ओके। नेक्स्ट नंबर आपका आता है इसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बस एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है डायगोनल मैट्रिक्स में यूनिट और आइडेंटिटी, ठीक है ना, मैट्रिक्स। ये किस तरह से होता है मैं आपको बता दूं। इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इन आर डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal to 1, ठीक है ना। और जैसे अगर मैं बात करूं सपोज दैट 2 ऑर्डर का मुझे लिखना हो 1 0 0 1, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 1 हो जाएंगे आपके डायगोनल्स के, ठीक है ना। नंबर 2 अगर मुझे 3 ऑर्डर का लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 ऑर्डर का है तो इसको I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 3 ऑर्डर का है तो इसको I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना। अगर मुझे 1 ऑर्डर का सपोज दैट लिखना है तो ये आपका सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ये आपका 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो बात हुई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट आपका आता है नंबरिंग, आप कर लीजिएगा जो भी नंबर है यहाँ पर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, अपर ट्रायंगल। ये भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, को ध्यान रखिएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम इन शॉर्ट UTM भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं पहले एग्जांपल्स की हेल्प से बता देता हूँ, या डेफिनेशन में आपको पहले तो लिखा दे रहा हूँ इसमें पहले, फिर उसके बाद एग्जांपल देता हूँ। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल्स आर 0, देन इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट इसको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements
बिलो प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड या इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कैसे देखिए हम समझेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज दैट 1 2 3 मैंने यहाँ पर एक 3 ऑर्डर का मैं इसमें यहाँ पर प्लेस डिसाइड कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर लिखा। और आपका मेन डायगोनल ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 मैंने यहाँ पर लिया, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पर इससे नीचे के सारे एलिमेंट्स वो आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, नो मैटर, ठीक है ना। 5 7 6 सपोज दैट मैंने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड थिंग हम आपको बता दें, इस मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन जो है कई बुक्स में किस तरह से लिखी रहती है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सपोज दैट ए दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो आपके जो बिलो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल होंगे इस केस में जो है वो आई ग्रेटर देन जे होगा। कैसे आई ग्रेटर देन जे होगा मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A21, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका A31 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A32। आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर जो आई है वो जे से क्या है, ग्रेटर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये आपके जो एवो एलिमेंट्स होते हैं इस केस में क्या होता है, आई स्मॉलर देन जे होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि आपका ये डेफिनेशन आई स्मॉलर देन जे मैं क्यों लिखूंगा, जब आपका ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इसके बाद जब मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से भी जनरेट होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, उसमें ए आई जे जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ आई ग्रेटर देन जे। इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी लिखते हैं फॉर यूटीएम, यानी यूटीएम के लिए ए आई जे इक्वल टू 0 होगा इफ आई ग्रेटर देन जे, यानी ये आई जो है वो अगर जे से ग्रेटर होता है, इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा जनरेट होता है इसी में, जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में आपसे किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो किस तरह से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से देखिए आप जरा, इसी क्वेश्चन से मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से रीराइट करके लिख लेता हूँ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सी मैट्रिक्स को, ठीक है ना। 1 5 7 0 2 6 एंड 0 0 3 यहाँ पर, ओके। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब मुझे सपोज दैट इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ओके। क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। लेकिन इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा समझिएगा। अगर सपोज दैट ये अगर n ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ये डायगोनल्स में हमारे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n एलिमेंट्स हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी एबव डायगोनल्स और बिलो डायगोनल्स, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि अगर एबव डायगोनल और बिलो डायगोनल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर होंगे, उसमें से अगर हम n एलिमेंट्स ये वाले माइनस कर देते हैं डायगोनल्स के, तो हमारे क्या है, दिस इज द सम ऑफ एबव डायगोनल एलिमेंट्स और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स। और ऑब्वियसली जो एबव डायगोनल एलिमेंट्स और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये इक्वल होंगे, तो अगर अलग अलग फाइंड आउट करना है तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये किसके इक्वल होंगे, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 के इक्वल होंगे। तो बाई दिस वी कैन से दैट कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं वो आपके n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 के इक्वल हो जाएंगे। इसको आपको जो है वो याद रखना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज लिखे हुए हैं, इसमें मुझे बताने हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 3 की वैल्यू n इक्वल टू कितना है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 अपॉन 2 यानी दैट मीन्स 6 अपॉन 2 और दैट मीन्स 3, यानी मिनिमम आपके इतने जीरोज तो होंगे, इससे ज़्यादा भी जीरोज हो सकते हैं। सेकेंड थिंग आता है अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हो, ठीक है ना, कि अलग अलग एलिमेंट्स हमारे कितने हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बताऊं यहाँ पर आप 5 5 दोनों लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अभी आपका यूटीएमई यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम चेंज करके लिख रहे हैं, अलग भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम में तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ये भी इक्वल हो सकते हैं, मैं आपको बता दें। तो जो क्वेश्चन हमारा जो जनरेट होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए जनरेट होता है। तो देखिए जरा इसको कैसे याद रख सकते हैं, बड़ा आसान है कि ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 प्लस ये भी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये प्लस n के इक्वल है। और यहाँ पर ये जो है ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, यहाँ पर हम एक ही एलिमेंट यानी 0 पुट करेंगे, 0 सभी प्लेसेस पर 0 0 होना चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 प्लस n प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी लर्न कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 2 और यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 अपॉन
2। इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला ये मेमोराइज कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। समझ लेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, और नहीं अगर समझ में आए तो इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं जी मेंस और कभी कभी एडवांस में क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। ये एकेडमिक्स में तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ये जो सिलेबस आपका जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके जो है वो जी मेंस से एडवांस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरह से हमारा क्या नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ये तो मैंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया था। इसके बाद इसी तरह से बाय द सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पर इन शॉर्ट आप इसको LTM भी कह सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में AIJ जो आपका होता है, ठीक है ना, AIJ ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा इफ़ I इज लेस देन J। बस इसको आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ तो फिर से मैं देखिए 1 2 3 मैंने यहाँ पर 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस के प्लेस यहाँ पर बना लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपके प्ले मेन डायगोनल्स के अलावा जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखा आपने, वाट एवर कुछ भी लिखिए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 9 वगैरह जो भी आपका, ये मेन डायगोनल हो गए एलिमेंट्स, और यहाँ पर इसके एव सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसकी आपको डेफिनेशन और जो एग्जांपल्स वगैरह हैं ये आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं। हम आपको बता दें सेम प्रोसेस है आपका UTM यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तरह। इसमें भी आपके मिनिमम नंबर ऑफ 0 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का फार्मूला सेम एज आपका UTM रहने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आज आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया। आई होप कि लेक्चर आपको जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को या इस चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।